बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम करेंगे आपको एक मरतबा फिर से अपने शो में जिसका नाम क्या है? सुबह से आगे के अंदर मुजम्मिल अली खान और आयशा यूसुफ आपके लिए लेके आते हैं वो तमाम सेगमेंट्स और वो तमाम न्यूज़ जो आपको स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म्ड मॉर्निंग स्टार्ट करने में हेल्प करती है और साथ ही दुनिया के साथ एट पेस लेके आ जाते हैं। लेकिन रोज की तरह आज भी हम एक अच्छी बात से बात शुरू करेंगे और वो अच्छी बात ये है जी प्लीज अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को जब वक्त देते हैं रेस्ट करने का और आप अपने आप को वक्त देते हैं हील करने का, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं। ना सिर्फ इसके अंदर वो मसले कि जो टेंजिबल नहीं है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर हमारे पास एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उनसे दूर रह सकते हैं, बल्कि आप सेहत के टेंजिबल मसलों से भी दूर रह सकते हैं। देयर इज अ रीज़न कि कहा जाता है कि वक्त पर सोना चाहिए, वक्त पर जागना चाहिए। अगर हम अपने मज़हब की तरफ देखें, इस्लाम की तरफ देखें, उसमें भी कहा जाता है कि भाई जल्दी उठेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। फजर की अजान और नमाज का वक्त भी इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने ऐसे रखा है। अब एक नई तहकीक जो है ना वो भी आई है जो आपको मजीद बताएगी कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। उसमें ये बताया गया है कि नाक़िस या बेकायदा नींद सिर्फ थकन और जहनी दबाव का सबब नहीं बनती, बल्कि 50 साल से कम उम्र अफराद में कैंसर के ख़तरे को भी नुमायां तौर पर बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप वक्त पर नहीं सोएंगे, एक क्वालिटी वाली नींद नहीं लेंगे और इसके साथ साथ एक जो 7 से 8 घंटे का वक्त बताया गया अगर आपका होगा, जब तक नहीं होगा तब तक आपके अंदर ये सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं। अब ये नताइज जो हैं अमेरिका में होने वाली एक बहुत बड़ी कैंसर कॉन्फ्रेंस के अंदर पेश किए गए हैं, जहाँ पर माहिरीन ने नौजवानों में तेज़ी से बढ़ते हुए कैंसर के केसेस और नींद के मसाइल के दरमियान मुमकिन ताल्लुक जो है ना उस पर रोशनी डाली है। आपकी नींद ठीक है? वैसे सही आती है नींद? आई थिंक आयशा सारों को मसला है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो लेट सोना, जल्दी जागना, स्ट्रेस में रहना, ये तमाम चीज़ें बहुत कॉमन। और अमेरिकी शहर ह्यूस्टन के अंदर मारूफ MD एंडरसन के कैंसर सेंटर है और इस कैंसर सेंटर के अंदर आपके जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने 50 ईयर्स ऑफ एज से 18 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान का जो एक अदद आपका है पैराडाइम, इसको इन्होंने लिया अकाउंट में, जिसके अंदर इन्होंने 1 करोड़ से ऊपर सैम्पल साइज था इनका और इनके तिब्बी रिकॉर्ड्स को इन्होंने एनालाइज किया। इसके अंदर पता ये चला कि फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू एज ऑफ 50 जब आपकी नींद का साइकिल ठीक नहीं होता तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स पलना शुरू हो जाते हैं। नाकाफी नींद जो है वो कितनी बुरी प्रॉब्लम है, इसका अंदाजा हमें इस चीज़ से होना चाहिए। तो अपने स्लीप साइकिल की टेक केयर करें, डूम स्क्रोलिंग ना करें, अपने फ़ोन्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। जिस वक्त आपका दिन खत्म होता है नहा धो के सुकून से जाके बिस्तर में। 30 सेकंड्स काफ़ी नहीं होंगे जो बात आप करना चाह रहे हैं। ये बात बहुत बढ़िया, नींद से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि अगर आपने वेट कम करना है, अपनी स्किन को बेहतर करना है, अपने मेंटली अपने आप को बेहतर करना है, तो उसके लिए भी अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी नींद नहीं लेंगे, आपके जहन को सोचने से वक्फा नहीं मिलेगा, तो उसका असर जो है ना आपकी पूरी बॉडी के ऊपर हमें नज़र आएगा। और अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो फिर आपकी हालत भी ऐसी हो जाएगी जैसी अक्सर जो है ना अम्मा अब्बा घर में कहते हैं कि ये बिल्कुल बात नहीं मानता, गधा है। आपको पता है मैं गधा क्यों कह रही हूँ? गधा मुझे पता है आप क्यों कह रही हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को ये न्यूज़ थोड़ी सी फ़नी भी लगेगी, बट हम लोगों ने सिंस एनिमल कंट्रोल पे काफ़ी सारा काम किया। हम स्ट्रे डॉग्स के बारे में काफ़ी बात करते हैं, काम करते हैं उस चीज़ के बारे में। हमें स्ट्रे एनिमल्स या एनिमल्स इन जनरल को जिस तरह पॉपुलेशन कंट्रोल इंसानों का देखा जाता है, उसी तरह से एनिमल्स का पॉपुलेशन कंट्रोल या काउंट भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है। अब मुल्क भर में गधों, घोड़ों और खच्चरों की तादाद में इजाफा हो गया है। मुझे ये न्यूज़ फनी लग रही है आयशा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। क्यों लग रही है आपको फनी? I don't know. Would you like to elaborate? It's just You don't want to. The number of donkeys in the country has increased. I mean, isn't that funny? There is no doubt about it. कौमी इक़्तिसादी सर्वे उसके मुताबिक 2025-26 में रिपोर्ट ये किया गया है कि मुल्क में गधों की तादाद जो है ना वो 61,60,000 तक पहुंच चुकी है, जो कि सालाना 1.9% ज़्यादा है। और खच्चरों की तादाद जो है ना वो 1.8% के इजाफे के बाद 2,21,000 तक पहुंच गई है। घोड़ों की तादाद की बात करें तो वो 0.8% उसके अंदर इजाफा हुआ है और मजमूई तादाद हो चुकी है 3,86,000। और मुल्क में रवां माली साल के दौरान जो भैंसें हैं उनकी तादाद 4,91,00,000 से तजावुज़ कर गई है और सालाना 3% इजाफा जो है वो भी रिकॉर्ड किया। सालाना 3% इजाफा तो रिकॉर्ड किया जा रहा है ऐसा, लेकिन मुझे याद पड़ता है कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट साहब ने डील्स की थी जो एक्सपोर्ट थी, और वो एक्सपोर्ट डील्स थी मीट के सेक्टर से रिलेटेड। और हम लोग इंडोनेशिया के साथ प्लान्स में आ रहे हैं, मलेशिया के साथ प्लान्स में आ रहे हैं। आई थिंक अगर भैंसों का नंबर बढ़ जाता है, आई थिंक अगर बीफ मार्केट में हमारा नंबर बढ़ जाता है तो हम उस एक्सपोर्ट इकोनॉमी से काफ़ी सारा फ़ायदा उठा सकते हैं जो मौजूद है इस टाइम पे डिमांड ग्लोबली। सो आई थिंक द अलार्मिंग नंबर इज गधे, खच्चर और घोड़े, बट भैंसें। आपको क्या कहा? आई डोंट नो, आई मीन
मुस्कुराए जा रहे हैं जब से इन्होंने ये खबर पढ़ी है, लेकिन गायें जो है ना उनकी तादाद के अंदर भी इजाफा हो चुका है। तो आई एग्री विद यू, ये जो मीट मार्केट है इसके अंदर पाकिस्तान अपना नाम बना सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो इसके अंदर बहुत अच्छा सरमाया कमा रही हैं। जब सरमाया कमाने की बात आती है तो हमारे खेल एक तरफ तो एथलेटिक्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए, देखने वालों के लिए, शायकीन के लिए एंटरटेनमेंट फराहम करते हैं। एट द सेम टाइम जो बिजनेस पर्सनस हैं या बिजनेसमैन हैं उनके लिए अच्छा बिजनेस भी लेकर आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की मैं बात कर रही हूँ 2026 में मजमूई तौर पर अब उसके अंदर कितने खिलाड़ी होंगे, कितनी टीमें होंगी, टोटल खिलाड़ियों की तादाद है 1248। और I did not know that, मुझे आइडिया नहीं था। आपको पता है कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट होता है, ये तो आपको पता ही है, फीफा वर्ल्ड कप। इसका आगाज अब होने जा रहा है 12 जून से। इसके अंदर अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के मुश्तरका मेज़बानी जो है वो शामिल होगी। और ये टूर्नामेंट जो है पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है जिसके अंदर 48 टीम्स शिरकत करने जा रही हैं। ये तो हमें पता है और हमने 48 टीम्स को भी कवर किया था। एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे जो अमेरिकन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव आए थे पब्लिक अफेयर्स के, उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि डेकेड ऑफ स्पोर्ट्स है जो शुरू किया जा रहा है। अब ये इतना बड़ा टूर्नामेंट कितनी इकोनॉमी के ऊपर अमेरिका की और नेबरिंग कंट्रीज़ के, होस्ट कंट्रीज़ के असर डालेगा, इसका अंदाज़ा आपको उस बात से हो सकता है कि हमारे पास जो डेकेड ऑफ स्पोर्ट्स शुरू हो रहा है उसके अंदर 10 साल के अंदर 3 ऐसे अमेरिका में 3 ऐसे बड़े इवेंट्स हैं जिसके अंदर पैरालंपिक्स भी शामिल है, जिसके अंदर ओलंपिक्स भी शामिल है। तो combine FIFA with the economic impact of Paralympics, with the economic impact of, and sports diplomacy is something कि जिसके ऊपर काम कर रहा है अमेरिका इतने ग्रास रूट लेवल से कि अब 10 साल का एक उन्होंने पैसेज बनाया। आई थिंक वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। हमारे पास स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से सीख सकते हैं। व्हाट अबाउट द डिप्लोमेसी, उसके बारे में हम जो है ना डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं। 48 टीमें हैं, एक मरतबा फिर से आपको बता देते हैं, जिनको 12 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है। हर ग्रुप 4 टीमों पर मुश्तमिल होगा, जबकि मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। मेसी, रोनाल्डो और गियर्मो जो हैं उनका ये चौथा नहीं बल्कि छठा वर्ल्ड कप होगा। और 4 ममालिक जो हैं केप वर्दे, कोरासाओ, उर्दन और उज़्बेकिस्तान पहली मरतबा इस वर्ल्ड कप के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। आई थिंक उज़्बेकिस्तान की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो देखने वाली होगी। आपने देखा? मैंने देखा कोई भी नहीं अभी तक मैच फुटबॉल का। उज़्बेक अभी ये सारा जो कि है प्रोग्राम शुरू होगा और जब शुरू होगा आई थिंक उनके खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा है आपने? उनके खिलाड़ी को मैंने उज़्बेक, मैं तभी कह रहा हूँ फाइटिंग स्पिरिट उनकी देखने वाली होगी, बिकॉज उज़्बेक्स हैव अ हिस्ट्री। अच्छा, टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, हम रोनाल्डो, मेसी, इनके नाम से तो हम लोग वाकिफ हैं सारे, लेकिन इंडिया के शहर कोलकाता के अंदर नस्ब मारूफ फुटबॉलर लियोनेल मेसी का एक मुजस्मा, एक स्टैच्यू जो है उनका, वो हटा दिया गया। अब वो हटा क्यों दिया गया? क्योंकि शदीद बारिशों की वजह से और तेज़ हवाओं की वजह से ये हिलने लगा था। आई थिंक जितनी ज़बरदस्त लियोनेल मेसी की ड्रिबलिंग है और जिस वजह से ये पूरे वर्ल्ड ओवर मशहूर हैं कि इनकी क्विक मूवमेंट्स हैं, इनके मुजस्मे की क्विक मूवमेंट से लोग डर चुके हैं। अच्छा, जब आपने ये बताना शुरू किया है मुझे ऐसा लगा कि शायद मेसी के साथ भी कोई मसला हो गया है, जो हमारे हिंदुस्तानी बहन भाई हैं उनको, इसलिए उनका मुजस्मा हटा रहा है। बट अगेन ये टेक्निकल खराबी की वजह से हटाया गया क्योंकि हिलना शुरू किया गया था। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इस हिफाजती इकदाम जो है ना उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और ये मुजस्मा है भी काफ़ी बड़ा, तो डेफिनेटली नुकसान। हमारे पास स्टैच्यूज क्यों नहीं होते प्लेयर्स के? हमारे पास इस तरह की पर्सनालिटीज़ के स्टैच्यूज क्यों नहीं होते? ये तो हमें सवाल करना पड़ेगा ना हमारी गवर्नमेंट से, जो सारा इसके ऊपर काम कर रही होती है। बट अगेन हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो अगर हम से दूर होंगी तो डेफिनेटली उस पर सवाल होगा कि आप पहले हमारी ज़रूरियात तो पूरी कर दें, उसके बाद स्टैच्यूज़ की तरफ जाइएगा। बहरहाल जी, जब बात करते हैं ज़रूरियात की, गवर्नमेंट की, तो इंतखाबात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जमहूरी अमल है और अब ये अमल होने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। कानून साज असम्बली के इंतखाबात 7 जून 2026 को अब होने जा रहे हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 24 नशिस्तें हैं और इनके ऊपर 403 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इलेक्शन कमीशन ये बता रहा है कि इस मरतबा रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,63,000 है, जो 2020 के इंतखाबात के मुकाबले में तकरीबन 1,88,000 ज़्यादा है। अब इनके अंदर जो बाइफिकेशन है जो कि फीमेल और मेल वोटर्स की है, वो किस तरह से है कि जो मर्द वोटर्स हैं इनकी तादाद 5 लाख के करीब है, जबकि ख़वातीन वोटर्स 4.5 लाख के करीब हैं। 4,56,000 एग्जैक्ट नंबर है जो कोट किया जा रहा है मीडिया पे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, मजलिस वहादत मुस्लिमीन, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पार्टी, आपकी जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, अवामी वर्कर्स पार्टी
पार्टी और दीगर सियासी कुव्वतें सरगर्म होंगी और मजमूई तौर पर 131 उम्मीदवार ऐसे हैं, 131 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो आपकी सियासी जमातों के थ्रू आ रहे हैं। और आयशा 272 आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ रहे हैं। मेरा दिल बहुत खुश है ये नंबर आज़ाद उम्मीदवारों का देख के कि कितने सरगर्म है बल्तिस्तान के और गिलगित के लोग। हैसियत में लड़ना पड़ रहा है ना, वो इतने ज़्यादा खुश नहीं है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वो काफ़ी अहम करार दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत तगड़ा मुकाबला एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। गिलगित के हल्का GBA 2 को सबसे ज़्यादा सख्त मुकाबलों में से एक करार दिया जा रहा है। अब उसका रीज़न जो है वो काफ़ी सारी हैं। GBA 3 की बात करें, वहाँ पर भी 3 बड़ी सियासी क़ुव्वतों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है और 3 बड़ी सियासी जमातों के अंदर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और हम जानते हैं तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार। स्कर्दू के हल्के GBA 7 और 8 और 10 में सख्त इंतखाबी मुकाबलों की पेश गोई की जा रही है कि वहाँ पर ऑलमोस्ट बराबर है तीनों जमातों की। अच्छा, अस्तोर का हल्का है GBA 13 और GBA 13 में भी दिलचस्प और सख्त मुकाबला मुतवक्के है। अब दिलचस्प और सख्त मुकाबला हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने पहले ख्वाजा साद रफीक साहब का भी बयान सुना है, हमने पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी हमने बयान सुना है। अच्छा, दयामीर और गिजर के हलकों में भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला और इंतहाई सख्त मुकाबला मुतवक्के है। आज़ाद उम्मीदवार इस इंतखाब में फैसला कौन किरदार अदा कर सकते हैं और जिस तरह से हमने पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्केप पे देखा है कि आज़ाद उम्मीदवार पे ही आखिर में आके सियासत ठहरती है और अपनी ब्रेक लगाती है। ऐसा ही है, ख़वातीन वोटर जो हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस पर नुमायां असर डाल सकती है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी पहुंचे थे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर भी की थी और जितने भी मुखालफीन हैं उनको ललकारा भी था और कहा था कि किसी को हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी सीट्स को चोरी कर ले जैसे कि माजी में होता आया है। एक और उनका स्टेटमेंट आया है, क्या वो कह रहे हैं जरा देखते हैं। और कोई प्रोफेसर साहब खुश हो रहा है ये कह के कि मेरा दाएं हाथ की यार तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? मेरा बाएं हाथ की काम है। इंशाअल्लाह ताला हम आपका ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ये 50,000 मेगावाट का अगर हमने पोटेंशियल अनलॉक करना है तो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं कर सकेगा। कोई प्रोफेसर साहब अपना ऐसे चश्मे लगा के ये नहीं कर सकेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद अपना बिजली पैदा करेगा, फिर हम इस्लामाबाद को बेचेंगे, फिर हम इस्लामाबाद को बिजली बेचेंगे। प्रोफेसर साहब फिक्र ना करें। माय गॉड, इतनी हीट बिलावल साहब के माइक में से आती है, इतना गुस्सा के दाएं हाथ का काम था तो दाएं हाथ का काम किया क्यों नहीं? अच्छा, तूने किया क्यों नहीं? तूने किया क्यों नहीं? अच्छा, हमारे पाकिस्तानी जो जज्बात होते हैं ना, हमारा जो ब्लड है साउथ एशियन रीजन का, उसके अंदर सियासत के वक्त कुछ खास गर्मी आ जाती है। FC कॉलेज लाहौर का एक कॉलेज है, बहुत मशहूर है, उसका थोड़ा सा पॉलिटिकल पास स्टूडेंट्स का देखिएगा आपको इंटरेस्ट होगा कि ये कौम जो है सियासत को लेकर सीरियस कितनी है। इसी जगह पे नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ बातें हैं जो कही हैं, जिनमें से कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिसके अंदर उन्होंने अपने वो प्रोजेक्ट्स पुराने उनके दौर में शुरू किए गए थे और जिन पे उन्होंने मेहनत की उनको उन्होंने हाईलाइट किया और फिर उसके बाद कहा कि ये सड़कें जो अभी इनकम्प्लीट रह गई थी प्लान्स, ये दोबारा क्यों नहीं बने, ये कंप्लीशन तक क्यों नहीं पहुंचे और क्यों किसी और ने आके एक ईंट तक यहाँ पर नहीं रखी अलावा हमारे। आइए देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। अभी मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पर कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ही नहीं है। बोलो ना, बोलो ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। उन्होंने शिकवा भी कर दिया और साथ कह रहे हैं मुझसे आप शिकवा नहीं कर सकते क्योंकि कई दफ़ा आपने कभी देश निकाला कर दिया है और कभी जो है ना उनकी हुकूमत को ही घर भेज दिया। इस सारी सिचुएशन के ऊपर ज़रा जान लेते हैं और बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत अच्छे तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को समझते भी हैं, उस पर लिखते भी रहते हैं और ज़्यादा बेहतर पिक्चर हमारे सामने रखेंगे। वो इसरारुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं HRCP के और
इलेक्शन के मुबस्सिर भी हैं, इंतखाबी मुबस्सिर भी हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं, किस तरह का मुकाबले की हमें तवक्को करनी चाहिए और GB के लिए इस वक्त बेहतर गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है और कौन कौन से वहाँ पर चैलेंजेस हैं। इसरार साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि ओवरऑल सिचुएशन जो अभी आप देख रहे हैं, इंतखाबी अमल और उससे पहले कैंपेन्स जो जारी हैं तमाम सियासी जमातों की तरफ से, किस तरह की हैं? क्या वहाँ पर अवाम इंथुजियास्टिक हैं जिस तरह से TV पर नज़र आ रही होती है? ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ की? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम ये कहें तो वजह होगा कि इंतखाबी जो मुहिम है वो अपने उरूज पे पहुंच चुकी है, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं। अगले 4 या 5 दिनों में ये इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाएगी और पोलिंग की तरफ हम जाएंगे 7 जून को। माजी के मुकाबले में हमने देखा कि इस दफा जो कैंपेन है वो बहुत लेट शुरू हुई और उसकी कई वजूहात थी। एक तो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान के यहाँ बड़े फॉलोअर्स हैं, तो उनका एक विजिट यहाँ था और उसके बाद ईद आई। ईद के फौरन बाद ये कैंपेन शुरू हुई है। जोश खरोश बहुत नजर आता है। गिलगित सिटी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंतहाई जोश जज्बे के साथ और इंतहाई बड़े इंथ्यूजिस्टिकली इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ शिकायत भी हमें मौसूल हो रही है। खास तौर से PTI की तरफ से ये शिकायत है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए वो 2 यहाँ मुख्तलिफ वाकयात या तीसरा वाकया भी कल हुआ, उसकी मिसालें देते हैं। कोई 3 दिन कबल जुनेद अकबर साहब जो कि KP में PTI के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ एक जुलूस को लीड कर रहे थे। उनका जुलूस रोका गया और उनको फिर इलाका बदल किया गया। अतीक पिरजादा इनका एक यहाँ पे कैंडिडेट है गिलगित सिटी के अंदर हल्का 2 में, उनको हाउस अरेस्ट किया गया, उनका जुलूस रोका गया। और कल अकरम राजा साहब जो आए थे गिलगित बल्तिस्तान के लिए, तो उनको रोका गया। ताहम उनकी लीडरशिप बैरिस्टर गौहर साहब सिकरदू में मौजूद है। इसी तरह आपने जिस तरह बताया कि इंट्रो में बिलावल साहब यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। नवाज शरीफ साहब कल आए थे। उनकी PTI का शिकवा तो डेफिनेटली ये कोई नई बात नहीं है। जब भी इंतखाबात होते हैं तो हमें नज़र आता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें ये बात कर रही होती हैं कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है और वाकई में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही GB के अंदर इस वक्त? देखें, ओवरऑल तो हमें कोई इस तरह की बात इसलिए नजर नहीं आती कि तमाम उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं, उनके झंडे लगे हुए हैं, उनका कैंपेन जारी है। सिर्फ एक बात पे जो उनकी शिकायत है वो ये है कि वहां से दूसरे सूबों से जो उनकी लीडरशिप यहाँ आना चाहती है उनको वक्तन फवक्तन रोका जाता है। वो तासुर भी इस वक्त खत्म इसलिए हुआ क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब जो कि उनकी पार्टी के हेड है इस वक्त सिटिंग, वो तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, सिकरदू में है। उन्होंने कल गिलगित आना था तो रोड ब्लॉक होने की वजह से वो नहीं आ सके हैं, गालिबन आज आ जाएंगे। तो ये उनकी है। ताहम चूंकि आपने खुद बताया कि शिकायत तो होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, और गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिक्स को खास तौर से लेके हम देखें तो यहाँ पे माजी में जिन पार्टीज की वफाक में हुकूमत रही है वो यहाँ हुकूमत बनाते रहे हैं। तो इस वक्त जितने वो तनकीद के तीरो निश्तर जो है वो उनका रुख जाहिरी बात है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो वफाक में है उसकी तरफ है। बाकी तमाम सियासी पार्टियों को हमने ये कहते हुए सुना, पार्टी के ताहयात कायद आकर कहते हैं कि हमसे आप शिकवा नहीं कर सकते, मुझे तो देश निकाला दे दिया आपने, तो फिर उनका क्या करे? अवाम फिर किससे शिकवा करे? अब कल तो देखे खुद उनके लीडर ने भी शिकायत की कि देखे आप मुझसे शिकायत नहीं कर सकते। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नवाज शरीफ साहब चूंकि सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, उन्होंने बेहतर अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का अहाता किया, कुछ अपने माजी के प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया था। हम उन्होंने शिकायत भी की कि गिलगित शहर की सड़कों को देख के उनको बहुत बुरा लगा और बहुत सारे इश्यूज का उन्होंने जिक्र किया। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल ये भी तो पैदा होता है कि इलेक्शन के इनसाइड्स, ये हो गए इलेक्शन के इनसाइड्स के इलेक्शन अंदर से किस तरह का दिख रहा है, पार्टीज के दरमियान में इंटरेक्शन किस तरह की है। थोड़ा सा जरा गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आते हैं और इस एरिया के ऊपर आते हैं। तकरीबन 72,500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इससे शायद थोड़ा सा ज्यादा ही हो।
बट इसके अंदर जो पॉपुलेशन है और जिस तरह से इस पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूंसीज में और शहरों के दरमियान, आपको लगता है कि इलेक्शन का जो साइज़ है और इस कैंपेनिंग का जो साइज़ है वो कंसिडरेबल पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट कर पा रहा है सक्सेसफुली? देखें, एक तो सिक्रेटेड एरिया है और साथ में ये मुश्किल तरीन एरिया है। गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ी एरियाज हैं और खास तौर से अपर एरियाज में वहां तक पहुंचना, वहां पे जलसे का इनेकाद करना, ये कदरे मुश्किल काम होता है। इसलिए आप देखें जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वो शहरों के अंदर ये जलसे जुलूस करते हैं। अपर एरियाज में उनके कॉर्नर मीटिंग्स ही हो सकते हैं क्योंकि वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो और फिर अहम बात ये भी है, इन इलेक्शंस ने लास्ट जनवरी में होने थे और चूंकि यहाँ हार्श वेदर होता है, विंटर में बहुत मुश्किल होता है, बर्फबारी होती है अपर एरियाज में, इसीलिए इसको जून में रखा गया है। और अमूमन इसी तरह गर्मियों में ये इलेक्शन रखने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान में ये होता है कि अपर एरियाज में जहां लोगों के लिए आमद-ओ-रफ्त मुश्किल होती है वहां उनके लिए रास्ते खुल जाए और वो वोट के लिए आ जाए। एक जो टेम्पो बनना था वो कुछ दिनों तक तो हमें नजर नहीं आ रहा था इब्तदाई दिनों में, लेकिन अब हमें लग रहा है कि वो टेम्पो बन चुका है और अब एक बड़ी तादाद में लोग जो है जलसों में भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की जो रैलीज हो रही है उनमें भी आ रहे हैं और अपर एरियाज में भी हम देख रहे हैं कि वो जो कहा जाता है ना कि वो माहौल बनना शुरू हो चुका है। इसरार साहब, अगर आप मुख्तसर एक जवाब दे सकें जाने से पहले, बिकॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम हो चुके हैं हम। 1,82,000 वोटर्स जो है वो नए रजिस्टर हुए हैं। क्या इसके अंदर नौजवान वोटर्स की तादाद ज्यादा है जो नए 18 साल से ऊपर के हुए हैं, या फिर ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड वोटर्स थे जो यहाँ पर आए हैं? और खवातीन वोटर्स किस तरह से अहम रोल प्ले कर सकती हैं इसके अंदर? देखें, इसमें तो यकीनन नौजवान जो वोटर्स हैं वो शामिल हुए हैं, क्योंकि पिछली जो इलेक्टोरल लिस्ट बनी थी वो बिल्कुल ठीक थी उस वक्त के हिसाब से 2020 में। उसके बाद अब तक ये जो वोटर्स बड़े हैं ये नौजवान वोटर्स हैं और नए वोटर्स हैं। अब ये इनकी इंक्लाइनेशन किस पार्टी की तरफ होता है वो तो जाहिर बात है 7 जून को ही पता चलेगा, लेकिन वक्ती तौर पे इस वक्त जो हमें नजर आता है वो तमाम पार्टीज के अंदर यूथ की शमूलियत तो होती है, लेकिन हम देखते हैं पीटीआई की तरफ भी एक रुझान ज्यादा नजर आता है नौजवानों का, और वो पूरे पाकिस्तान में हमें नजर आता है, यहाँ भी ये नजर आ रहा है। खवातीन का आपने जिक्र किया, तो माजी में कुछ एरियाज में खवातीन का वोट पोल नहीं हो सका था जिसपे इतराजात भी होते रहे। खास तौर से मैं अगर जिक्र करूं तो दियामर का, दारयल और तांगीर का जो एरिया है, तो इस दफा भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अपर एरियाज में खवातीन को पोलिंग स्टेशंस तक लाना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन जब तक ये नहीं लाया जाता है तो इलेक्शन एक्ट हमें ये कहता है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। जितनी भी सियासी जमातें हैं, डेफिनेटली हमारा भी यही फोकस होगा और यही हम जोर देंगे कि भाई खवातीन की शमूलियत लाजमी होनी चाहिए जमहूरी अमल के अंदर, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हो, उनकी जो है ना विल भी शामिल हो इसके अंदर। बहुत शुक्रिया इसरार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको हम जहमत देते रहेंगे अपने डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर आपका एनालिसिस लेने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आकर आपको बताएंगे कि कौन सा तबका है पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। एंड जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिस्कस हो रहे हैं, उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान भी डिस्कस हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी डिस्कस हो रहे हैं, और जिस चीज़ के ऊपर हम सब की अटेंशन काफ़ी सारे दिनों से वो आने वाला बजट है। बिकॉज बजट आम आदमी के लिए क्या होता है? क्या महंगाई का पैगाम होता है? यूजुअली हमारे रोंगटे इसी वजह से खड़े होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन बजट का नाम सुनते ही इसी वजह से आना शुरू हो जाता है। लेकिन टैक्स पेयर्स क्या रोल प्ले करते हैं और उनके ऊपर क्या बोझ पड़ता है, हम करने लगे हैं डिस्कस। क्यों? क्योंकि शॉकिंग बात लगेगी आपको अगर आप सैलरीड क्लास से बिलोंग करते हैं। सैलरीड क्लास इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का वो पार्ट हैं लार्जेस्ट के जो कंट्रीब्यूट करते हैं बाकी इंडस्ट्रीज के मुकाबले 352% ज्यादा टैक्स। अब 352%, मैं 10%, 20%, 40%, 50% की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 352% कसूर क्या है? क्योंकि हमारा एट पॉइंट डिडक्ट हो जाता है, हम पे आसानी से हाथ डाला जा सकता है। अच्छा, इसी के साथ जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो रियल्टर्स हैं, होलसेलर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनसे रिलेटेड भी मजमूई टैक्स अगर आप टोटल करते हैं और इसके अगेंस्ट आप कलेक्टेबल्स देखते हैं तो फिर भी सैलरीड क्लास ज़्यादा है। अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हमारे पास फिस्कल ईयर 2023-24 को अगर हम लोग देखें 3.6
ट्रिलियन 3.06 ट्रिलियन का फिगर सामने आता है जो टैक्स कलेक्शन हमारा यहाँ से बना था। इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो बैंकिंग कुछ मेरे ख्याल से 2024 की रिपोर्ट थी कि 1.127 ट्रिलियन का फिगर हमारे सामने आया। अब इस्लामाबाद में होने वाली है गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो कि है उसके ऊपर रिपोर्ट क्या थी और रिपोर्ट पेश की गई थी स्टेट सोसाइटी एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में। अब ये रिपोर्ट जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं जिन्होंने ये बनाई थी उनकी क्या फाइंडिंग्स रही, क्या उनका सैंपल साइज था, क्या क्या चीज़ों को कौन कौन से फैक्टर्स को उन्होंने मद्देनजर रखा है, और उनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा कसूर क्या है। अगर हम जॉब करते हैं तो हम क्यों इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साजिद अमीन साहब, माहिर मईशत हैं और बहुत अच्छी तरह से इन मामलात को समझते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है ये जो असर है टैक्सेशन का और टैक्स के बढ़ते हुए बोझ का आपकी ज़िंदगी पर भी आता होगा। सबसे पहले तो अपनी फाइंडिंग्स हमारे सामने रखिएगा इस रिपोर्ट की। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जी मेरा जो इस मकसद था जब हम ये रिपोर्ट लिखने लगे तो हमारा मकसद था कि जो एक हाईलाइट किया जाए कि जो पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम है कैसे कैप्टिव ऑडियंस को सिर्फ लेता है, जो कैप्टिव टैक्स पेयर है उसी के गिर्द जो है ये बन रहा है। और जैसे आपने खुद भी कहा क्लास है उससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स एक्सट्रैक्शन की जाए। वो लोग जो रेजिस्ट कर सकते हैं, ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जो शॉप्स को बंद कर सकते हैं, स्ट्राइक्स कर सकते हैं, वो कैसे इससे निकल जाते हैं। तो ओवरऑल जो मैसेज है कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है ओवर द टाइम वो ज़्यादा एक्सट्रैक्टिव हो गया है, वो ज़्यादा आसान रास्ते तलाश करता है जो, और जिसकी वजह से जो एक सारे का सारा बर्डन है वो उन तबकों पे चला जा रहा है जो आसान शिकार हैं सादा लफ्ज़ों में। और ये किसी भी टैक्स सिस्टम की एक बड़ी बुनियादी नाकामी होती है कि वो लोग जो टैक्स लाइबल हैं, जिन पे टैक्स ज़्यादा बनता है, लेकिन अगर उनके पास पावर है, चाहे वो स्टेट पावर है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर है, चाहे वो कुछ भी उनके पास पावर का सोर्स है, वो अगर अवॉइड कर सकते हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं तो वो करते रहते हैं। तो बुनियादी इसका जो मैसेज है वो ये था। सर जो फाइंडिंग्स हैं तीन चार बड़ी के लिए ये टैक्स कलेक्शन हमें ज़रूरी भी बताई जाती है। अब हम तो एक्सपर्ट्स नहीं हैं इकोनॉमी के अंदर, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि इकोनॉमी को अफ्लोट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है टैक्स कलेक्शन, टैक्स नेट बढ़ाना, टैक्स की ओवरऑल जो हम हर साल कलेक्शन करके आगे डेट सर्विसिंग करते हैं वो बढ़ानी। तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्शन में गलती है या स्कीम ऑफ कलेक्शन में गलती है? स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स, देखिए दो चीज़ें हैं जहां मुझे लगता है कि हमें कमी नज़र आती है पाकिस्तान के ओवरऑल टैक्स सिस्टम के अंदर। जो सबसे पहला है वो तो पॉलिटिकल विल है कि क्या जिनको टैक्स देना चाहिए हम उनको टैक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत अभी तक देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पिछले 1-2 साल पहले तक बिल्कुल टैक्स नेट से बाहर था। रियल एस्टेट सेक्टर जो है बहुत कंसेशनल टैक्सिंग है कि जी आपको जो देना है दे दें, अपनी मर्जी से दे दें। रिटेलर्स का भी यही है कि आप अपनी मर्जी से टैक्स दे दें, क्योंकि हमारे पास, और फिर ये कैपेसिटी का इशू आ जाता है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि उनको ट्रैक, ट्रेस और पनिश कर सकें। इसकी वजह से जो आसान रास्ते हैं हम उनकी तरफ चले जाते हैं। और एक जो हमारी स्टडी की बहुत बड़ी एक हाईलाइट थी कि पिछले 4-5 साल के अंदर जो PDL है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जिसको हम कहते हैं, ये एक और टैक्स है जो मेरे और आपके ऊपर लग गया है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारे ऊपर लग रहा है। और इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो बड़ा इजी टू कलेक्ट है, आपने पेट्रोल बेचा, डीजल बेचा और उससे आपने टैक्स ले लिया। बट उसका जो दूसरा बड़ा है कि ये सिर्फ आपको NFC जो पूल है, आपका जो डिविजिबल पूल है, ये टैक्स उसमें नहीं जाता है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि ये एक फिस्कल बनाना जो है ना, एक गवर्नमेंट के हाथ आ गया है कि बस आप इस साल का जो टारगेट रखा जा रहा है अगले साल का वो 1.7 ट्रिलियन है। एक ऐसे वक्त में जब कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ने की तवक्को है, तो ऐसे वक्त में एक्चुअली PDL को तो लो होना चाहिए, क्योंकि PDL का मतलब होता है काउंटर सिक्लिकल होता है कि प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप उसको कम कर देते हैं, और प्राइसेस गिरती हैं तो बात का गवर्नमेंट आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है इस फील्ड के अंदर, आप देखते आ रहे हैं, हम कवर करते हुए आ रहे हैं, और हमने हमेशा यही वाली बात देखी है कि भाई टैक्स इस्लाहात लाई जाएंगी, हम मईशत को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं
और प्रोग्रेसिव टैक्सेस की तरफ हम जाएंगे, रिग्रेसिव टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आता। ऑल्दो हमें अगर हम सैलरी क्लास को देखें या कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें, वहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, डिफरेंट स्लैब्स बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका इम्पैक्ट इतना बुरा जाता है एक नौकरी पेशा शख्स के ऊपर या नौकरी करने वाले इंसान के ऊपर कि वो कहता है कि भाई मेरा क्या कसूर है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे पास दुनिया के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां पर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक बैलेंस नज़र आए कि सैलरी क्लास अगर एक बैकबोन की हैसियत रखती है मईशत के अंदर तो उनको भी वैसी सहूलियात दी जाए? बिल्कुल। नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं उनकी मिसाल हमारे सामने है। ये स्टडी में हमने एक और चीज़ जो बड़ी हाईलाइट की है वो आपकी नज़र से गुजरी होगी कि हमारे यहाँ ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के नाम पे किया जाता है ये रेग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है। हमारे यहाँ 3 बड़ी रिफॉर्म्स होती हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के नाम पे कि जी एक तो रेट्स को बढ़ा दें, जो ज़्यादा इनकम कमा रहा है उस पर ज़्यादा लगा दें, लेकिन वो इनकम कमाने वाला कौन है? सैलरीड क्लास। आप इसको अगर प्रोग्रेसिव देखना चाहें तो आप इसको इस तरह से देखें कि एक रिटेलर जो एक बड़ी बिजनेसमैन है, जो एक बड़ी शॉप्स का मालिक है, बड़ी चेन्स का मालिक है, वो कितना टैक्स दे रहा है और मैं और आप कितना टैक्स दे रहे हैं। तो ये जो हम कहते हैं ना कि सैलरीड क्लास के अंदर ब्रैकेट्स को डिवाइड करके हम कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये रेग्रेसिव टैक्सेशन है, क्योंकि मेरा शेयर, सैलरीड क्लास का शेयर बढ़ता चला जा रहा है। इस साल शायद 500 बिलियन से ज्यादा का टैक्स कलेक्शन है जो हुआ है सैलरीड क्लास से। रिटेलर से आप अगर देखें, होलसेलर से देखें तो शायद को 50 बिलियन के करीब है टोटल जो हुआ है, और टारगेट टोटल 300 बिलियन का था, वो भी हम पूरा अचीव नहीं कर पाए हैं। तो हमारे यहाँ एक मैसेज यही है कि ये जो हम प्रोग्रेशन के नाम पे या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के नाम पे जो रिफॉर्म्स लाते हैं वो अंडर डीप रूट रेग्रेसिव हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम के अंदर इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही हैं। जिसको टैक्स पे करना है, जिस पे टैक्स लगना चाहिए, वो टैक्स नहीं दे रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी के तौर पर जो इन सारी टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से हम नहीं समझते हैं, हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, मैं ये चाहूँगी, दरख्वास्त करूँगी कि अगली मरतबा जो भी रिपोर्ट आप पेश करें या फिर स्टेक होल्डर्स के सामने आप जाएँ तो उनसे ये बात करें कि भाई इनको आसान भी करें ताकि आम लोगों को समझ भी आए कि उनके साथ हो क्या रहा है। सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा समझ के जो है हम कहते हैं कि ठीक है जो भी कर रहे हैं ठीक ही होगा, हमारा कुछ हाथ तो है नहीं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपकी रिपोर्ट जो है ना वो हमने सामने रखी, उसके ऊपर आपका एनालिसिस भी लिया है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। भाई जो सैलरी क्लास है ना वो कुछ नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रीट पावर मौजूद नहीं है, ऐसी पावर मौजूद नहीं है जिसके बलबूते पर हम अपनी बात को मनवा सकें। आपका जो टैक्स है ना वो एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम लोगों को ऐसी स्कीम्स बनानी चाहिए कि जो उन लोगों के ऊपर हाथ डालें कि जो लोग इस हाथ से बच जाते हैं या बच सकते हैं, जिसको डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमें प्रोग्रेसिव की जगह रेग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर फंसा दिया गया है, और कुछ पार्ट रेवेन्यू का जो जनरेट हो रहा है वो नाकाफ़ी है यहाँ टैक्सेशन वाली साइड से कि जो ट्रेडर्स के ऊपर लगाया जाता है। इसके ऊपर ज़्यादा डिलिबरेट करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। दूसरी तरफ मुलाकात होती है। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और पाकिस्तान कर रहा है प्रोग्रेस, उस प्रोग्रेस के अंदर पाकिस्तानी कर रहे हैं अपना पार्ट प्ले, और हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ सेफ एनवायरनमेंट में मिलती हैं और स्पोर्ट्स जैसी फील्ड में मिलती हैं तो दिल भी खुश होता है, और जिसको कहते हैं ना कि मज़ा आ गया, वो चीज़ आ जाती है जी, मज़ा आ जाता है। क्यों? क्योंकि टाइकोंडो जैसा स्पोर्ट अगर सेफ एनवायरनमेंट में, एक फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट अगर सेफ एनवायरनमेंट में मिल जाए तो मैं कहता हूँ क्या बात है। एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी है, उसका 3rd नेशनल गर्ल्स टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसकी को फाउंडर और फाउंडर जो है वो यहाँ पर आई हुई थी और उनकी जो है ना गुफ्तगू हुई वहाँ पर मौजूद एक एंकर से, और इसके अंदर सपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की भी है, जिसके चेयरमैन भी राना मशहूद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ज़रा कुछ झलकियाँ देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट किरण। हमारे यहाँ यूथ के लिए स्पोर्ट्स जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसिलिटीज़ देना भी है। और अगर हम बात करें जैसे गर्ल्स की स्पेशली, तो ये फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ काफ़ी कम पाई जाती हैं, बट थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम कि अब इन फैसिलिटीज़ पे काम भी किया जा रहा है और बहुत कुछ आपको दिखने को मिलेगा। स्पेशली फॉर गर्ल्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ आ रही हैं जहाँ पर वो स्पोर्ट्स को आगे लेके बढ़ सकती हैं और एक जिसे कहते हैं ना ओलंपिक लेवल पर जाकर कम्पीट भी कर सकती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही स्पोर्ट्स एकेडमी के हवाले से बताएंगे। इट्स कॉल्ड दी एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी और इसकी CEO, इसकी फाउंडर, को फाउंडर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इट्स स्पेशली फॉर गर्ल्स।
यहाँ पर किस किस तरह के स्पोर्ट्स सिखाए जा रहे हैं, कितने गर्ल्स हैं, क्या इनकी सारी डिटेल्स हैं, हम जानेंगे. वी हैव विद अस द फाउंडर एंड CEO अलीशा. आप हैं वेरी यंग हरसेल्फ एंड वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और इन्हीं के साथ इनकी अम्मी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और जो को फाउंडर भी हैं, मलिका. अस्सलाम वालेकुम. भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जो ये इनिशिएटिव आपने लिया है, एंड इट्स रियली गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ गर्ल्स ओवर हियर इन पाकिस्तान. नहीं, थैंक यू सो मच. आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम सबको बता सकें कि हम क्या कर रहे हैं. अच्छा, स्टार्टिंग विद यू अलीशा क्योंकि बाहर ही इनका ब्रॉटअप हुआ है तो ये उर्दू मुझे नहीं पता बोल पाएंगी नहीं बोल पाएंगी, कोशिश करना अलीशा. बट पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूँगी कि टेल अस अबाउट दिस स्पोर्ट्स जो आपकी एकेडमी है, इसका इरादा आपको कैसे आया और क्यों आया? Yeah, so this all started when I came to Pakistan to play volleyball myself. It was an opportunity that I'd be given through the Pakistan Volleyball Federation, and upon meeting all the girls, I was playing with the girls on my team. I was so inspired by their drive and their commitment to the sport that I wanted to do something to give back. Because in the US, we have thousands of opportunities. You can always find something to do there. But here, they're fighting for every one single opportunity they can get. So I wanted to make it more accessible for all the girls who want to play. And Empower has grown to be so much more than just a platform for girls. In the future, we're working on developing a facility for Empower that's going to host over 20 plus Olympic sports. And we're in the process of getting land right now so we can start that construction process, but it'll be a school where we're educating and training girls as well, because empowerment isn't just going to come from sports, but it can also come from the education and the other opportunities that we can provide these girls to enrich their lives. It's like an overall grooming and, you know, empowerment for all the girls out here initiative. She has a lot of love for Pakistan, I must say. She's come all the way from I really do. abroad. Malika, आप मुझे बताइए कि you've been very supportive इसके, और you are the co-founder. तो इसकी एकेडमी के हवाले से हमें कुछ बताइएगा कि किस तरीके से है, कहाँ पर है, कितने लोग बच्चियाँ आ सकती हैं, कोई एज ग्रुप है, क्या है यहाँ पे? एज अ मदर जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि कुछ करना है, तो हम तो सिर्फ इसी पे खुश थे कि चले इसकी वजह से थोड़ा पाकिस्तान से रास्ता खुल जाएगा. हमें नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी सी शुरू होगी और इतनी बड़ी बन जाएगी. हमारे पास स्टैनफोर्ड सपोर्ट कर रहा है, US ओलंपिक सपोर्ट कर रहा है, वाकिबान टर्की से सपोर्ट कर रहे हैं. तो हमारे पास जो एडवाइजर्स हैं दे आर मैसिवली इन्वेस्टेड, जबकि वो पाकिस्तानी नहीं है, बट वो कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हो ही नहीं सकता कि यहाँ से 100-200 बच्चे ओलंपिक्स ना जा सकें. तो वो बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है. उसकी वजह से जब ये इन्होंने एक चीज़ शुरू की, समझे वो माँ बेटी या बाप बेटी से वो अब बड़ी चीज़ बन चुकी है. हमारा फोकस अब ये है कि जो फैसिलिटी जब बनेगी, अभी नहीं बनी है, अभी बन रही है, उसकी जगह ले रहे हैं हम, जब वो बनेगी कैन कम एंड अप्रोच फॉर द स्पोर्ट्स या नहीं. अभी तो हमारी जो बच्चियां हैं वो टूर्नामेंट्स जो हम हर साल कर रहे हैं उसके लिए वो हमें अप्रोच कर रही हैं. जो एफिलिएटेड क्लब्स हैं उनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, एंड ओपन कॉल पे वो आके खेल सकती हैं हर ईयर उन टूर्नामेंट्स. ओके. लेकिन जब हमारी फैसिलिटी बन जाएगी तो फैसिलिटी जो है उसमें हमारे पास 1500 बच्चियों की कैपेसिटी होगी. 9 और 10 ईयर ओल्ड्स से ऊपर, मतलब उस एज ग्रुप पे हम रिक्रूट करेंगे. जबरदस्त. देखिए प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डिपार्टमेंट्स में बच्चियां खेल रही हैं ना, वो 20-22 साल की और फिर खेलती हैं. वो ओलंपिक्स की एज नहीं है. इट्स टू लेट. ये तो रिटायर हो रहे होते हैं उस वक्त ओलंपिक्स में. तो हमें जो हमारे एडवाइजर्स ने कहा है कि 9 और 10 ईयर्स की बच्चियों को हम लेंगे और उनको हम ट्रेन करेंगे, वो फिर ओलंपिक्स जाएंगी. तो वो जब फैसिलिटी बनेगी वो इस्लामाबाद में बनेगी, अबाउट 1500 बच्चियों के लिए होगी, और बोर्डिंग स्कूल होगा. एंड व्हाट अबाउट द कोचेस? आई हैव हर्ड कि आप लोग बाहर से लेकर आएंगे, इंटरनेशनल कोचेस वगैरह होंगे. इस वक्त हम फेडरेशंस को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. जो टीम्स अभी हैं उनके लिए तो हम बाहर से ला रहे हैं, इटली से ला रहे हैं, US से हमारे कोचेस आ रहे हैं. पिछले 4 साल से हम कोचेस यहाँ ला रहे हैं, लेकिन वो अभी तक वॉलीबॉल सेंट्रिक था. अब हम उसे एक्सपैंड कर रहे हैं, बट हमारा फोकस है कि जब हमारी फैसिलिटी बन जाएगी तो बाहर के हमारे जो इंटरनेशनल कोचेस हैं वो हमारे लोकल कोचेस को ट्रेन करें, ताकि 5 से 10 साल में हमारे लोकल कोचेस ही फिर उस फैसिलिटी को लेके आगे जाए. आज हम लोग सारे यहाँ पर मौजूद थे. वाज अ लॉन्च एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस 3rd एम्पावर नेशनल गर्ल्स टूर्नामेंट 2026 में, और हमारे बहुत ही डेडिकेटेड पॉलिटिशियन राना मसूद साहब भी यहाँ पर थे, और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बात बोली थी कि पाकिस्तान की बेटी जो है उसको ये एक प्लेटफॉर्म
मिल रहा है, एंड इट्स नॉट जस्ट ओनली स्पोर्ट्स बल्कि एक ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ के हवाले से. बट थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. वी विल बी वेटिंग जब आपकी एकेडमी होगी. हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जब भी आपने आना हो हमारे शो पर आएँ, हमारे चैनल पर आएँ. We're there for you. Thank you so much. So let's all help together and spread the world. Thank you. ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद. हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है ना उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. और जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारी यंगर जनरेशंस को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होना, एट द सेम टाइम उनको ऐसे माहौल से बचाना या ऐसे डिलेमा से बचाना जो उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट आवर किड्स. अब हुआ ये है कि पंजाब के अंदर बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है. अप्रैल के अंदर पंजाब असम्बली ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 मंजूर किया, जिसको हमने कवर भी किया था. इस कानून के तहत लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए ज़रूरी हो चुका है कि शादी की कम से कम उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए. यानी कि जो एक बच्चा है उसका मैच्योर होना, एडल्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर कोई शख्स अब ये कोशिश करेगा कि उसका कम उम्र बच्चा शादी कर ले, 18 साल से कम उम्र लड़की या लड़के की शादी करवाने की कोशिश की जाएगी, तो वो एक नाकाबिले ज़मानत जुर्म भी बन चुका है. इट्स अ गुड न्यूज़. इट्स अ गुड न्यूज़. और इसके ऊपर आपको चलान भी होगा, आपको पैसों का भी, फाइनेंशियल लॉस भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं. आई एम क्वाइट हैप्पी. और जिस तरह से आयशा भी हैं, इसी तरह से काफ़ी सारे पाकिस्तानी भी काफ़ी खुश हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी सोसाइटी में एड्रेस नहीं होती थी. छोटी एज की लड़कियों का पेरेंट्स की तरफ से पैसे के एवज बड़े मर्दों से शादी करवा देना उम्र का, ये भी प्रॉब्लम है. छोटी एज में शादी करवा देना गलत अफराद के साथ प्रेशर्स में आके, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अब ये कानून न सिर्फ एक बड़ी कानूनी तब्दीली है, बल्कि माशरती सतह पर इसके बहुत दूररस असरात भी मुरतब हो सकते हैं. माजी में पंजाब में लड़कियों की शादी की कम अज़ कम उम्र 16 साल थी, 16 ईयर्स. कि नहीं कि आपका मैट्रिक का बच्चा जो है वो जाके घर चलाएगा, ससुराल संभालेगा. आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस प्रेशर में से उसको गुजरना पड़ेगा, जिसका काफ़ी अरसे बहस रही इस बारे में कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फाइनली चेंज हो गया. अब नए कानून के मुताबिक बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम और सेहत के हवाले से एक मंसूबा है जो ज़बरदस्त तरीके से इसको मुरतब करके ये कदम उठा लिया गया. मेरा सवाल ये है, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है मैं उनका इंट्रोडक्शन भी कर देती हूँ. इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस होगा. सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रुकने पंजाब असम्बली एंड चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की. सारा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. हम पहले भी इस बिल को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फाइनली आपका इंतज़ार था हमें कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आएँ. सारा कहाँ से शुरू हुआ ये सारा मामला? थोड़ी सी ज़रा पूरी जर्नी अगर आप मुख्तसर करके हमें बता सकें, एंड देन विल टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज दैट इज़ द मेन इशू. इन पाकिस्तान के कानून बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती. देखिए, फर्स्टली मैं समझती हूँ दिस इज़ अ बिग चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू. इट्स नॉट अ सोशल इशू, इट्स अ चाइल्ड प्रोटेक्शन. ये बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है, क्योंकि मैंने ख़ुद देखे इंसिडेंट्स जहाँ पे विटनेस किए, जहाँ पे कम उम्री में शादियों में लड़कियों की डेथ हो गई अर्ली प्रेगनेंसी में. मैंने पूरा, हमें UNFP ने एक विज़िट करवाया पंजाब असम्बली के, हम अरकान को सिंध हम लेके गए, वहाँ पे फिस्टुला सेंटर का विज़िट किया और वहाँ पे देखा और विटनेस किए इस तरह के केसेस और पूरा डेटा स्टेटिस्टिक्स के साथ. बिकॉज वो डेवलप नहीं होता, फिस्टुला लड़कियों की डेथ हो जाती है. अदर देन दैट लॉस ऑफ एजुकेशन होता है. ज़्यादातर लड़कियों की पढ़ाई तालीम, इससे फ़र्क पड़ता है उस पर. तो अगर एक तालीम याफ्ता माँ नहीं होगी तो एक तालीम याफ्ता नस्ल को कैसे जो है वो बड़ा करेगी, और वो मुल्क की तरक्की पे ऑफ कोर्स इसका फाइनल इफेक्ट होता है. तो इस चीज़ को 2 साल पहले I wanted to get this done, and I'm very very grateful to Chief Minister Punjab Maryam Nawaz जिन्होंने finally जैसे ही उन तक ये पहुंचा, immediately cabinet से उन्होंने इसको in the form of an ordinance मंजूर किया, and the senior minister was very active with this also, Maryam Aurangzeb साहिबा. उसके बाद ये आया स्टैंडिंग कमेटी में, जहाँ पे बहुत बहस हुई, and it was a heated argument. मैं आपको बताऊँ, I was there on special invitation उसमें कमेटी में, because I'm not part of that, local government committee पंजाब असेंबली की. उसमें बहुत इस पर बहस हुई और एक नहीं 2 मीटिंग्स हुई हैं सिर्फ इस बिल के ऊपर. इस पे एतराज़ कहाँ से आया स्टैंडिंग कमेटी में खास तौर पे, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थी? बिल्कुल, देखें, कुछ अरकान की फ़र्क राय थी, उनके ओपिनियन डिफरेंट थे थोड़ा इस बिल को लेके. हमारे थे कि ये बिल फ़ौरन मंजूर कर लिया जाए, उनके दे हैड अ डिफरेंट ओपिनियन. तो उनसे हमारी और लॉजिकल रीजंस के ऊपर हमारी बहस होती थी, एंड फाइनली वी वर एबल टू जो मेजॉरिटी ने वोट किया तो वो मंजूर हो गया. वहाँ से फिर गया
फ्लोर ऑफ द हाउस पे, पंजाब असेंबली में, वहाँ पे लिटरली 3 से 4 घंटे लगे हैं सिर्फ इसकी मंजूरी पे, क्योंकि वोटिंग होती है वहाँ पे, आपको पता है हाउस से, दैट्स द फाइनल स्टेप। वो मुझे आज़मा बुखारी साहिबा की तकरीर भी याद है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की थी कि जो एतराज़ कर रहे हैं आप अपनी बेटियों की शादियां करेंगे 18 साल से कम उम्र में, और वो काफ़ी रेजोनेट भी की बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। अच्छा सारा, हमारे जो उलमा हैं, हमें इसके ऊपर काफ़ी जो है ना बैकलैश भी इसके ऊपर आया था, और हमें याद है कि बहुत से उलमा ने इसके ऊपर बात भी की थी और इख्तलाफ था उनका। उनको ऑन रिकॉर्ड लिया गया है या फिर उनके साथ आपने बातचीत किया, उनको कन्विंस किया गया है इस मामले पर? जी बेसिकली जो हमने जितनी डेलिब्रेशंस और कंसल्टेशन सेशंस के काफ़ी किए, मतलब मैं आपको बता रही हूँ 2 सालों में तकरीबन 15-20 इस पर सिर्फ कंसल्टेशन सेशन हुए हैं। उसके बाद ये बिल मैंने तो अपने डिपार्टमेंट से मूव किया था, तो इससे पहले काफ़ी डेलिब्रेशंस हुई, उसमें हमने उलेमा को जो है वो ऑन बोर्ड लिया था इसकी जो कंसल्टेशन सेशंस ताकि उनकी व्यू आ जाए। और अभी रूल्स बनने लगे हैं, बिकॉज लॉ तो हो गया, बिल पास हो गया, लेकिन अभी रूल्स बनेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स। उसके लिए भी हम उलेमा किराम को ऑन बोर्ड ले रहे हैं उन मीटिंग्स में, ताकि उनका ओपिनियन भी उन रूल्स में जो है वो हम डालें। तो उनको बिल्कुल, आई मीन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आपको पता है मैंने पंजाब की पहली विद द सपोर्ट ऑफ CM पहली इंटरफेथ चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी नोटिफाई की। उसमें हमने सारे फेथ लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स, क्रिश्चियन लीडर्स, हिंदू, सिख, सबको डाला हुआ है। तो यू नो व्हाट माय प्लान इज कि जितने भी हम चाइल्ड प्रोटेक्शन के कवानीन बनाए उसमें उनका व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा थोड़ा सा ज़रा डिस्कशन को ब्रॉड करते हैं। आपने सेंसस को पास करवाया, एक चीज़ जो बहुत अरसे से एड्रेस नहीं हो पा रही थी, सक्सेसफुली उसको एड्रेस करवाया। हैट्स ऑफ टू CM साहिबा कि उन्होंने इस चीज़ के अंदर इतना प्रोएक्टिव स्टेप लिया, पार्टिसिपेट किया। हमारी सोसाइटी में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चाइल्ड मैरिज में और चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट करने में, मतलब गलत कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट करने में, आपको किस सेगमेंट का नज़र आया और आपको क्या लगा कि ये क्यों इतनी बहस करके तो इसको रुकवाना चाह रहे हैं? देखिए कुछ एक उसमें फैक्टर ना, वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एंड मैं पॉलिटिशियन की तरह बात नहीं करूँगी, बट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा कि कुछ अराकीन को जिनको वोट्स जो लेके आते हैं ऑफकोर्स जनरल सीट पे, वो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटर्स का जो बैकलैश आएगा उसको भी उन्होंने कुछ मद्देनजर रखा। तो मैंने ये देखा कुछ अराकीन दे वर इन फेवर ऑफ दिस बिल, लेकिन क्योंकि वो उनको वोट उनसे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी, मतलब दिस वाज द बिगेस्ट रीजन जो मुझे नजर आया। कल्चरल स्टेज पे, कल्चरल लेवल पे हमें कैंपेन्स भी करनी चाहिए अवेयरनेस की, कि ताकि वो सोसाइटीज अपने आप को चेंज करें। बिल्कुल, बेसिकली एक माइंडसेट है, उसको बदलना होगा, इट विल टेक टाइम। ये ओवरनाइट इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो भी नहीं सकती, बिकॉज मैंने ऐसे एरियाज देखे हैं पंजाब के जहाँ पे तालीम कम है, जहाँ पे अवेयरनेस कम है, तो वहाँ पे तो आप इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं कर सकते। आप वहाँ जाके अगर बात करें इन चीज़ों पे या पॉपुलेशन कंट्रोल पे, तो आपको आपके अपने बड़े घर की मना कर देते हैं कि आप ये ना करें। यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाहौर, आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो अदर प्लेसेस। अच्छा लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे, डेफिनेटली शहरी इलाकों से भी होंगे, दही इलाकों से भी होंगे, उनके जहनों में सबसे पहले एक बात आती है कि भाई आप टीवी के ऊपर बैठकर इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको क्या पता ग्राउंड रियलिटी हमारे यहाँ पर क्या है। मुझे किस किस की शक्ल को देखना पड़ता है, मुझे अपने बाप को देखना पड़ता है, माँ को देखना पड़ता है, मेरी पूरा ख़ानदान है जिसका एक फोकस है और वो अपनी रिवायात के मुताबिक एक बच्ची की शादी करवाना चाहते हैं, और ये ज़्यादातर हमें नज़र आता है रिमोट एरियाज़ के अंदर। वहाँ पर कंप्लीटली एग्री विद यू कि ओवरनाइट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, मैकेनिज्म बनने में वक्त लगेगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान्स अभी तक क्या बनाए गए हैं कि स्पेशली उन एरियाज तक पहुंचा जाए जहां पर वो शायद उनके पास ना इंटरनेट तक की रसाई मौजूद नहीं है कि वो अपनी बात को कहीं पर आगे पहुंचा सकें? बिल्कुल, देखिए इसके लिए सबसे पहला स्टेप है रूल्स फ्रेम होना, कि पहले बिल के मतलब डिफरेंट उसके पूरे जो रूल्स होने चाहिए कि इसकी क्या डिटेल्ड बिल होगा। दिस इज जस्ट यू नो बिल, बट इसके रूल्स बनने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले स्टेप वो है, पहले हम वो करवाएंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट उसको करेगी अप्रूव। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन में अवेयरनेस रेजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो हमने ये प्लान किया हुआ है कि हम स्कूल्स में पेरेंट्स, टीचर्स एंड इवन मदरसाज, इवन जो दरसगाहें हैं, जो चर्च हो गए, डिफरेंट रिलीजियस वो है वहाँ पे एरियाज़, उधर जाके अवेयरनेस दें और कम्युनिटी लेवल पे दें, ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस दे के। और ये जो फैमिलीज़ के बड़े होते हैं ना, एल्डर्स, जो मैंने आपको देखा कि जो खिलाफ हैं इसकी अवेयरनेस,
उनको टैकल करना, मर्दों को, दैट इज मोस्ट हम इम्पोर्टेंट। पोलियो की अवेयरनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मसाजिद के मुअज्जिन हैं या जो उलमा मौजूद होते हैं उनको भी इंगेज किया जाता है, क्या ये भी प्लान है उनको भी इंगेज किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बेहतर आप अप्रोच कर सकते हैं एब्सोल्युटली, क्योंकि कम्युनिटी का जो लीडर है उसकी वैल्यू और उसकी बात की ज़्यादा वेटेज होती है कंपेयर टू कोई बाहर से आके कोई एनजीओ जाके दे या कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। तो हम उनके जो कम्युनिटी लीडर्स हैं ना, वी वांट टू टेक देम ऑन बोर्ड, इंक्लूडिंग द एल्डर्स ऑफ एनी कम्युनिटी, और यू नो सारा अहमद साहिबा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो ले लिया गया और हम गुड लक विश करते हैं सारी कैबिनेट को कि जो इस काम को इम्प्लीमेंट करें, बिल्कुल सपोर्ट करें इसको। व्यूअर्स, आप अगर अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा चेंज लेके आ सकते हैं तो वो बिगिन होगा, वो शुरू होगा आपके माइंडसेट से। सो लेट्स स्टार्ट बाय स्कूलिंग आवरसेल्व्स अबाउट आवर कॉन्सेप्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स गलत हैं, डिबेटेबल हैं, लेकिन समझने की कोशिश करें कि बेहतरी के लिए तब्दीली लाई जा रही है। सारा अहमद साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपने टाइम निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं तो मुलाकात होती है, साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सोसाइटी का चलना और उसके इकोनॉमिक्स की अगर करंट सिचुएशन में बात की जाए तो आपके फ्रंट पे है बिजनेस, और बिजनेस में पाकिस्तान सबसे अच्छा परफॉर्म करता है आउटसोर्सिंग के अंदर, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में। सन 2025 का अगर हम लोग फिगर देखें तो उस 2025 के फिगर के अंदर हमारे पास जो कॉल सेंटर्स हैं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज थी, उन्होंने कई $मिलियन का जो कि रेवेन्यू वो जनरेट भी किया, कमाया, जिसके अंदर पाकिस्तान को बहुत अच्छा बूस्ट मिला। अब अगर हम इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के इनसाइट्स लें तो इसके अंदर एआई का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले गूगल स्टेप इन किया, गूगल ने कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन सर्विसेज निकाली अपनी कि जिसके अंदर आप टेक्स्ट टू स्पीच मॉड्यूलेट कर सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने देखा एक चेंज जो हमारे IVFs के अंदर और इस तरह की सोर्सिंग इंडस्ट्री के इस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर आया हमारे पास। अब हमारे पास तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स इस वक्त आलमी मंडी में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। ये 10 लाख वो नंबर है जो रजिस्टर्ड नंबर है या काउंटेड नंबर है। आई थिंक पर्सनली कि 10 लाख से बहुत ऊपर का नंबर है। और हमारे पास क्या ये जो फ्रीलांसर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, इनकी जॉब्स, इनके सेक्टर्स, इनकी जनरेट की हुई इकोनॉमी, क्या ये एट द हैंड्स ऑफ AI एक थ्रेट, एक इनएविटेबल थ्रेट का सामना है इनको? क्या ये इकोनॉमी क्रैश कर सकती है? आज इस सेगमेंट में हम करेंगे ये सब। भाई AI एक तरफ तो हमारे लिए आसानियां पैदा कर रही है, दूसरी तरफ बहुत सारी जॉब्स जाने की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक थ्रेट मौजूद है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं है? स्पेशली हमारे फ्रीलांसर्स इसके लिए तैयार हैं या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया है कि हमारी फ्रीलांसर्स इकोनॉमी जो है ना, उसके टारगेट्स हम सेट कर चुके हैं और इस साल का तो $1 बिलियन से ऊपर का टारगेट भी हमने रखा हुआ है। बट क्या हम तैयार हैं इस नए थ्रेट की वजह से कि ये हमारे सोर्स करने वाले लोग या फ्रीलांसर्स की जॉब तो नहीं ले जाएगा? इस पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा हम जानते हैं कि क्या हमारे फ्रीलांसर्स अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं इस तब्दीली के लिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इब्राहिम साहब, आपने हमारा इंट्रो सुना, उसके अंदर जो जिस थ्रेट की बात की जा रही है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले जाएगा। अब कौन सी नौकरियां जा सकती हैं या किन के काम को आसान कर सकता है और आउटसोर्सिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए कम हो सकती हैं, क्या हम उसके लिए अपनी यूथ को तैयार कर रहे हैं? हम अपनी यूथ को अभी उसके लिए तैयार कर तो नहीं रहे, ना ही अभी हमारी गवर्नमेंट के पास उसके लिए कोई प्रोग्राम है। थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है वो सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, सिर्फ उनके लिए प्रोग्राम चल रहा है अभी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। इसमें मैं एक दो चीज़ों का आपको एक अपडेट करना चाहूँगा कि हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक सर्वे किया था, जिस सर्वे के मुताबिक 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने $900 मिलियन प्लस कमा लिए हैं अभी मई तक। तो AI जो है, जो लोग जो फ्रीलांसर्स नेसेंट हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, जिसको कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो सब उनकी नौकरियां जो हैं वो चली जाएंगी, उन सब के पास से काम चला जाएगा।
तो हमें जो ज़रूरत है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जो हमारी यूथ है, यूथ पाकिस्तानी यूथ जो 70% प्लस यूथ है पाकिस्तान की, उनको हमने ये बताना है, ये सिखाना है कि अपनी कोई भी एक स्किल जो है उसके ऊपर एक्सपर्टीज डेवलप कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर वीडियो एडिटिंग का इस वक्त बहुत काम है। अब आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती होगी तो आप उसके ऊपर एआई इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही। और जो नेसेंट फ्रीलांसर्स हैं, जो नेसेंट जो जिनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है, वो जो है वो एआई चूंकि अपना अप्लाई कर नहीं पाएंगे तो उनके पास से काम चला जाएगा। जी ठीक है। अच्छा, एआई को अगर हम एज एन अपॉर्चुनिटी देखें तो कॉन्वर्सेशन को ज़रा टर्न अराउंड करते हैं, दूसरा एस्पेक्ट इसका एक्सप्लोर करते हैं। एआई को एज एन अपॉर्चुनिटी देखें तो हमारे पास ये जो अबव 2 मिलियन, अब आपने फिगर करेक्ट किया कि अबव 2 मिलियन हमारे पास फ्रीलांसर्स हैं और हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो हम कमा सकते हैं, जो हम ला सकते हैं और इस इकोनॉमी का हिस्सा बना सकते हैं। एआई को एज अ टूल यूज़ किया जाए तो कितना शेयर है मार्केट का, कितना बड़ा पीस ऑफ द पाई है जो पाकिस्तान कैपेसिटी रखता है कमाने की? देखिए, हम इंशाल्लाह 2030 तक $5 बिलियन को हम फोकस टारगेट कर रहे हैं कि बाय 2030 जो ये $1 बिलियन इंशाल्लाह इस साल हम क्रॉस करेंगे, ये बाय 2030 हम $5 बिलियन पाकिस्तान में ऐड कर सकते हैं अगर हम इसके ऊपर एक्सपर्टीज बिल्ड कर लें, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर ले, कोई सेकंड एंड थर्ड ईयर सिटीज के ऊपर अभी जैसे आपकी बात चल रही थी वहां पे लाइट और इंटरनेट का प्रॉब्लम हल हो जाए तो हम बहुत कुछ स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम नहीं है इब्राहिम साहब के एक तरफ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है बट इतना क्विक है ट्रांजिशन कि हम कीप अप नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ। तो हमें फिर अपने यूथ को किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए, कैसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे फ्रीलांसर्स हैं, वो कैरी कर सके अपने इस करियर को। देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है हमें समझने की ज़रूरत है, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे ट्रेनिंग और स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। नेपटेक है, इग्नाइट है, ई रोज़गार है, ये सब जो हैं वो सिर्फ ग्रेजुएट्स फोकस्ड हैं। वो बच्चे फ्रीलांसर्स या वो यूथ पाकिस्तान की जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है। अब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है उनके पास नौकरी के मौके, उनके पास अर्निंग के बहुत सारे मौके हैं। तो सबसे पहले तो वो प्रोग्राम को ऐसा डेवलप करें जो नेशन वाइड हो, बलोचिस्तान से गिलगित तक का कोई प्रोग्राम हो जो सारी यूथ को कवर करे, जो अंडर ग्रेड्स हैं उनको भी कवर करे। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप एक प्रोग्राम बनाएं जो सबको कैटर करे, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करने के लिए, वो है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स हों, अवेलेबिलिटी इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो। वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं होगा तो वो यूथ तक पहुंचेगी नहीं बात जी। तो जब तक यूथ को पता ही नहीं होगा वो ऑन बोर्ड कैसे होंगे। ये बता दीजिए इब्राहिम साहब जाने से पहले कि टॉप 4-5 ऐसी कौन सी स्किल्स हैं या ऐसी कौन सी जॉब्स हैं, स्पेशली अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करें, फ्रीलांसिंग की बात करें, जो ऑब्सोलीट हो सकती हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा हैं और जहाँ से टर्न कर लेना चाहिए बच्चों को अगर उसमें करियर बना रहे हैं तो? देखें, कंटेंट राइटिंग ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया है, बात खत्म हो गई है। ग्राफिक डिजाइनिंग भी ऑलमोस्ट जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी इस वक्त खत्म हो गई है। बट इसके अलावा मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जो ऑब्सोलीट हो जाएगी एआई की वजह से। ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप ऑब्सोलीट ना हो जाएं। टेक्स्ट और राइटिंग भी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारा जाने लगा है मार्केट से। तो आई थिंक वी शुड बिकम बेटर राइटर्स एंड वी शुड नो हाउ टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स बेटर, मोर आर्टिकुलेट तरीके से हम लोग चीज़ों को लेके और पेश करें। सर थैंक यू, आपने अपना वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया। और $1 बिलियन इंडस्ट्री, बल्कि $multi-billion इंडस्ट्री है। हमारे पास 60% पाकिस्तान की आबादी यूथ है और उस यूथ को अगर अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल जाएं तो आई थिंक हम लोग काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है डॉलर्स वो आ सकते हैं हमारी तरफ। हालात अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हालात अच्छे कहाँ पे हमें होते हुए नज़र नहीं आते और कहाँ पे हम एंक्शस रहते हैं, वो है क्रिकेट का मैदान। मैंने कहा था कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ है। पहला तो वनडे जीत लिया था पाकिस्तान ने और दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया है कमबैक और पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है
42 रन से। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमेशा कहा जाता है कि बड़े मैचेस की ये टीम होती है, और आपको याद है माजिद भट्टी साहब ने कहा था कि भाई 5-6 प्लेयर्स बड़े जो हैं ऑस्ट्रेलिया के वो आए ही नहीं है, लेकिन वो अपने हर प्लेयर को ऐसे तैयार करते हैं कि अंडर प्रेशर अगर आ जाए टीम तो भी हर कोई जो है ना एक दूसरे को आउट प्ले कर देता है। अच्छा, मुझे ना ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। उन्होंने कहा था कि पहला मैच पाकिस्तान जीत गया, दूसरे मैच में हम जीतने का टारगेट रख रहे हैं और हम दूसरे मैच से सीरीज जीतने का टारगेट रख रहे हैं। तो आई थिंक हम उस मोमेंट पे पहुंच चुके हैं कि जहां हमारी एंक्शसनेस अब सामने आएगी, थोड़ी देर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, मिनी हार्ट अटैक होगा और अल्लाह ना करे कि हमारी टीम हार जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हमारी टीम जीत जाए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए एक मुकर्ररा जो 50 ओवर्स का वक्त होता है उसके अंदर 9 विकेटों के नुकसान पर 231 रन बनाए, जिसमें कैमरन ग्रीन ने और जॉश इंग्लिस ने निस्फ सेंचुरियां मुकम्मल की, और ये नुमाया सेंचुरी। अब 2 प्लेयर्स अगर आपके हाफ सेंचुरीज करके जा रहे हैं तो आप ऑलरेडी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम किस तरह से परफॉर्म करेगी। पाकिस्तानी टीम की हार्ट ब्रेक परफॉर्मेंस, और मेरी आवाज़ रोती हुई इसलिए महसूस हो रही है आपको कि हमारा बैटिंग लाइनअप एक मरतबा फिर दबाव का शिकार नजर आने लगा। आयशा, ये दबाव जो है ना, ये या तो हमारी जान लेगा, इस दबाव का कुछ करना पड़ेगा। कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें रन्स पे हम आउट हो गए। यासिर हमीद साहब फॉर्मर क्रिकेटर हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या करना चाहिए। आई थिंक वो हमें ज्वाइन करेंगे, अभी थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन करेंगे। बस सिचुएशन ये है कि गाजी गौरी ने पहले मैच पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस मरतबा वो पहले मैच जितना तो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उनकी काफ़ी नोटिसेबल परफॉर्मेंस रही है। लेकिन ओवरऑल अगर बैटिंग की बात करें तो वो अंडर प्रेशर हमें नजर आई और हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारी हो गई है शिकस्त। अभी भी हमारे पास एक मौका बाकी है, एक और वनडे खेला जाना है और उसके अंदर हम कामयाबी अगर हासिल कर लेते हैं तो हम ये जीत जाएंगे सीरीज। हम ये सीरीज जीत जाएंगे और पाकिस्तान का जो वनडे क्रिकेट का और टेस्ट क्रिकेट का सीन है ना, वो सीन थोड़ा सा बेहतर होने की तरफ चला जाएगा। हम चाहते हैं कि बेहतर हो, क्योंकि लंबे ओवर्स के जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो देखना चाहते हैं कि वो 50 ओवर्स का मैच देखें, वो टेस्ट देखें। तो हमें यासिर हमीद कर चुके हैं ज्वाइन, और उनसे अब अपना शिकवा शिकायत और कुछ अगर हम अपने दिल की मेडिसिन ढूंढ सकें तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप जख्मों पे मरहम रख सकते हैं यासिर, या नहीं रख सकते। मुजम्मिल तो बहुत ज्यादा दिल गिरफ्ता और दिल शिकस्ता नजर आ रहे हैं। 6 मेन प्लेयर्स नहीं है, फिर भी हार गए दूसरा मैच हम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? यासिर बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा कि इनके जख्मों पे कुछ मरहम रखी जा सकती है या फिर इनको थोड़ा सा सफर करने दें हम दूसरी हार के बाद। ये तो आपने मुझे भी दुखी कर दिया। अच्छा यासिर, हमारे पास 6 मेन प्लेयर्स नहीं मौजूद, 5 मेन प्लेयर्स नहीं मौजूद जो हमारे ओपोनेंट्स में शामिल होते तो शायद पहला मैच भी हम ना जीत पाते। अब अगर मैं अपने दुखी दिल की दास्तान सुनाऊं तो वो इस कड़वे जुमले से शुरू होगी, लेकिन हमें जो उम्मीद नज़र आना शुरू हुई वो पहले मैच के बाद नज़र आना शुरू हुई, क्योंकि 45 बॉल्स रिमेनिंग थे और फिर भी हम लोगों ने एक बड़ी अच्छे मार्जिन से विक्ट्री ले ली। अब दूसरे मैच के अंदर हम नहीं सोच रहे थे कि इस तरीके से हम 190 पे ऑल आउट हो चुके हुए होंगे, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास वीकेस्ट पॉइंट क्या है? क्यों हमारी बैटिंग लाइनअप हमें दबाव में नज़र आती है हर दफ़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके उस पॉइंट से आऊंगा कि उनके पास 6 प्लेयर्स नहीं है जो, तो अगर उनके पास 6 प्लेयर्स नहीं है तो इनकी लग्जरी है, उनकी ओवर द इयर्स उनकी क्रिकेट की जो मेहनत है वो सामने आ रही है। उनके पास ये लग्जरी है कि अपने यंगस्टर्स को एक पाकिस्तान जैसी मुश्किल जगह, उनके लिए मुश्किल इसलिए कि यहाँ की जो विकेट्स हैं वो, हमारा जो ट्रेंड बन गया वो ब्रेक विकेट्स का हो गया, तो उनके लिए एक चैलेंज है जो वो चैलेंज ले रहे हैं। और वो कल उनके लिए जो जीत थी एक बहुत मानी रखती थी, क्योंकि उनके 6 प्लेयर, मिचेल स्टार्क नहीं है, वो नहीं, उनके कैप्टन नहीं है, और भी प्लेयर्स नहीं है, वो जो कैप्टन जो वो भी अनफिट के वापस चले गए। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी जो टीम कर रही है, क्या चीज गलत कर रही है? क्यों हम ये पहला मैच जो है बड़े अच्छे मार्जिन से हम जीते, 200 में हमने इनको डिस्ट्रिक्ट किया और बड़ा आराम से एक वो टेलर मेड सिचुएशन थी फॉर बाबर आजम जो यूटिलाइज की। फिर गाजी गौरी जो है वो एक ऐसे प्लेयर आए हैं कि जो लग यार वो अपना ब्रेन जो है वो यूज करे बैटिंग के दौरान, जो कि बहुत कम प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान में नजर आते हैं। तो हेड के ऊपर जो शोल्डर के ऊपर जो हेड है वो, हाँ जी, अरफात मनास, उन्होंने पहले मैच में 5, सॉरी डिस्ट्रैक्शन आ रही है, जरा प्लीज म्यूट करवा दें। ठीक है।
अरफात मिन्हास जिन्होंने पहले मैच में जो 5 आउट किए थे, मतलब अरफात मिन्हास की एक बहुत पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि इंडक्शन है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। जो हमें जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की इवेंट्स में प्रॉब्लम होती है, नजर आता है कि यार हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया है आपके लिए। मतलब ये आप लोगों को मुबारक हो उसका, अरफात मिन्हास की इस परफॉर्मेंस से। इस लड़के में जो मुझे स्ट्रीट स्मार्ट जो ब्रेन है इनका, और क्रिकेटिंग जो इनकी जो आईक्यू है बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हम लोगों ने ये विकेट्स बनाई हैं और हम लोगों को पता होना चाहिए हमने इन पिचेस पे किस तरह खेलना है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि हमारे बैट्समैन जो बैटर्स हैं वो इस चीज को मिस कर रहे हैं। अब देखें आपने एज लो पिचेस, टर्निंग पिचेस बनाई हैं, तो वहां पे सबसे पहली चीज क्या है, बैट्समैन को क्या करनी है एज ए बैट्समैन? मैं समझता हूँ कि आपको सीधा खेलना है, आपने स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं जाना, आपने सीधा खेलना, ठीक है। उसमें फिर आपको जो है मार्जिन्स मिलते हैं बैटिंग में, जो हमने देखा बाबर ने पहले मैच में अप्लाई किया, सेकंड मैच में ही वाज फेल्ड, फिर उसके साथ पूरी हमारी बैटिंग लाइन फेल हुई। तो ये जो चीजें हैं कि हमने अडॉप्ट, पैटर्न हमें नजर आता है, इसके ऊपर मैं चाहूँगी थोड़ा कमेंट करें, क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि एक मैच में हमने अच्छा परफॉर्म किया। अब तो एज अ व्यूवर या एज ए शायकीन क्रिकेट हमें भी इस चीज़ का पता चल गया कि भाई ज़्यादा इनको सर पे नहीं चढ़ाना, क्योंकि अगले मैच में ये हार जाएंगे, ज़्यादा खुश हो गए तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो क्या हम अपनी ही गलतियों से नहीं सीख पा रहे हैं, या फिर हर डिफरेंट मैच की डिफरेंट स्ट्रैटेजी हम नहीं बना पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं सिचुएशन के मुताबिक, और जहां पर हमारा तुक्का लगता है हम लगा लेते हैं, और जहां पर नहीं लगता वहां पर भी पूरी बैटिंग लाइन जो है ना वो हम जैसे कि आप बात कर रहे थे पूरी बैटिंग लाइन चली जाती है। शादाब खान की तरफ से रन्स बनाए गए हैं 71 के करीब, जो कि स्पेशलिस्ट हैं भी नहीं, बैटर हैं भी नहीं स्पेशलिस्ट। देखिए बड़ी अच्छी बात की आपने, सर पे नहीं चढ़ाना, और ये जो बात आपने की है बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने एज ए प्रोफेशनल इनको डील कर, ठीक है हमें मोहब्बत मिलती है क्रिकेटर्स को, लेकिन आप इतनी भी ना दे दें कि वो उसको अपना जॉब ही भूल जाए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप जीत के गई थी तो एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने नहीं आया, अगर आपको याद हो। जी जी, बहुत बड़ी न्यूज बिल्कुल बिल्कुल। तो जो समझदार नेशंस होती हैं वो इस तरह अपने बच्चों की या उसकी तरबियत करती है कि इनको किस तरह हमने ट्रीट करना है। ठीक है उनको प्यार हमने देना है, लेकिन शेर की आंख से देखना है, सोने का चम्मच तो आप शेर की आंख से देखो। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप शादाब की बात कर रही हैं, तो शादाब पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उस पे बिल्ड हुई है, मतलब थ्रू आउट द ईयर्स शादाब पे काफी इन्वेस्टमेंट हुई है पीसीबी की, और कहीं ना कहीं हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस सीरीज में शादाब जो है बॉलिंग से उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा, लेकिन उसके बरक्स उसकी बैटिंग इंप्रूव होती जा रही है, क्योंकि एक जब आपको मौका मिलता है और आप में पोटेंशियल हो तो आप ग्रो करते हो। तो मेरे ख्याल से अगर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप ग्रो करते हो, पोटेंशियल है तो उसको पॉलिश करोगे। शादाब की आप एग्जांपल दे रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा अपने ओपोनेंट्स की तरफ जाते हैं। हमें यहाँ पे कैमरॉन की तरफ से और हमें यहाँ पे जॉश की तरफ से हमें यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेज नजर आई हैं, 50-50 दोनों ने अपना किया है। ये इनकी बैटिंग थी या फील्डिंग की वीकनेस थी, बॉलिंग का कंटेन ना कर पाना था? ये जो 2 50s हमें देखने को मिले, क्यों मिले? देखो जो 2 50s मिली और एक 43 जो रैनशा ने किया, रैनशा ने पिछले मैच में भी 50 की है। आप ना सिचुएशन को रिएक्ट करते हो एज ए प्लेयर। जब भी आप अच्छे प्लेयर जो होते हैं वो कंडीशंस को खेलना आता है उन्हें। ये नहीं कि आपने एक गेम याद की हुई है और आप जाके वो डिलीवर करो। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अब एक बहुत आईपीएल में एक प्लेयर आए हैं, लेफ्ट हैंड है, छोटी एज है, लेकिन वो सूर्या कुमार वंशी जो है अभी वो बहुत मार रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में 30 to 40% जो स्टैंडर्ड है वो रेज हो जाता है। आपका जो प्लेयर्स होते हैं जो अपना 100% देते हैं और बड़ा अंदर से वो करते हैं, तो वहां पे जो लेवल ऑफ क्रिकेट है वो रेज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप कभी भी लीग क्रिकेट को आपने इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपैरिजन नहीं करना। जो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करे, हाँ जिस तरह शाहिद अफरीदी ने 37 बॉलों पे 100 किया था और उस वक्त
वो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थी श्रीलंका, और ब्रेक विकेट्स पे किया था। तो वहां पे वो सबके कान खड़े हो गए कि यार ये कोई प्लेयर आया है। तो इसी तरह आपने जो बात की, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो कंडीशंस, सिचुएशंस और कंडीशन के हिसाब से वो किस तरह करते हैं, वहां पे प्लेयर की क्लास का पता चलता है, अडैप्ट करना कैरेक्टर का पता जानते चलता हैं वो कंडीशंस के मुताबिक। राइट, थैंक यू सो मच यासिर हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना एनालिसिस देने के लिए। लेट्स होप अभी मौका हमारे पास बाकी है, हम जीत सकते हैं ये सीरीज। एक और मैच जो है ना अभी होना है वनडे का, उसके लिए दुआ रिजल्ट करते बता हैं। देना, मैं मैच नहीं देखूंगा। बिल्कुल ठीक है, आपको देखना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कोई गलत कदम ना उठा लें आप एक और हार देकर। वक्त खत्म हो चुका है हमारे पास, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।